तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस हमने पिछले लेक्चर में देखा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इसमें। तो अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के लिए पढ़ाई की थी, जिसमें हमने मेयर्स रिलेशन को देखा था। तो अब हम देखने वाले मेयर्स रिलेशन को यूज करके स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है। तो monoatomic gases, for monoatomic gas enclosed in a container held at a constant temperature T and containing Na atoms, each atom has only 3 translational DOF. DOF क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम था। Therefore, average kinetic energy per atom was 3/2 kBT. तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kBT क्यों थी? क्योंकि उसको सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे। Okay, therefore average energy per atom is 3/2 kBT and total internal energy. अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर 3/2 kBT है, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT है, तो फिर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो होगी E is equal to 3/2 Na kBT। टोटल निकालते समय हम Na को भी लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो Na थे। देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था? इट वाज Cv इज इक्वल टू dE by dt, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया? 3/2 NaKB। NaKB की जगह पे हम क्या डालेंगे? R डालेंगे ना। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये कौन सा इक्वेशन था? दिस वाज इक्वेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन के इसमें हमने Cv का, ये जो वैल्यू Cv का हमें मिला था, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलता है? Cv की जगह पे 3/2 R। तो इसको, ये जो माइनस है जो यहाँ पे जब वो जाएगा तो वो क्या बनेगा? प्लस। इन्हें ऐड करने पे हमें Cp की वैल्यू मिलती है, Cp इज इक्वल टू 5R/2 ना। गैमा, गैमा क्या था? एडियाबैटिक रेशियो था। एडियाबैटिक रेशियो Cp/Cv। अभी Cp की वैल्यू डालो, Cv की वैल्यू डालो, तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 5/2। ये किसके लिए था? मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए था। Cp/Cv एडियाबैटिक रेशियो वाज 5/2। अभी हम आगे जाएंगे डायएटॉमिक गैसेस में। डायएटॉमिक गैसेस में क्या था? फॉर अ गैस कंसिस्टिंग ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज। डायएटॉमिक गैस मतलब ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक O2, N2, CO, HCl एक्सेट्रा। अभी इसे हम एक कंटेनर में इनक्लोज करेंगे, हेल्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T। इफ ट्रीटेड एज अ रिजिड रोटेटर, ईच मॉलिक्यूल, रिजिड रोटेटर हमने देखा था वो ग्राफिकल, जिस तरीके से वो एक दूसरे के अराउंड एक्सिस में मूव करते हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसका बदल जाता है। तो each molecule will have 3 translational and 2 rotational degrees of freedom। तो ये डायएटॉमिक है, इसके लिए इसको 3 translational and 2 rotational degrees of freedom present है। The molar specific heat at constant volume will be, अभी हमें देखना है टोटल इंटरनल एनर्जी, उसको 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल एनर्जी विल बी एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? इट विल बी 5/2 Na kBT। इट विल बी 5/2 Na kBT। अभी हमें फिर से देखना है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी इसकी? 5/2 Na kB। अब Na kB के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं R को। तो R को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका Cv बनता है 5/2 R और उसका Cp बनता है 7/2 R। तो अभी हमारा एडियाबैटिक रेशियो क्या होगा? Cp/Cv विच विल बी इक्वल टू 7/5। ठीक है। अभी डायएटॉमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। अभी नॉन रिजिड, ऊपर वाले को हमने कंसिडर किया था एक रिजिड रोटेटर की तरह, तो अब हम इसे कंसिडर करेंगे नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स की तरह। तो इसके अंदर क्या होगा? तीनों होगा, ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा और वाइब्रेशनल, यानी तीनों प्रकार के जो एनर्जीज है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। और जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो इसका एडिशन होगा 7/2 Na kBT। 7/2 मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो तो ये होगा 7/, अभी Na kB 7/2 Na kB की जगह पे, Na kB की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
आर को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका सीवी होगा 7/2 आर। अभी सीपी क्या है इसका 9/2 आर है। कैसे आया, हमने इस सीवी की वैल्यू को मेयर्स रिलेशन में डाला और फिर हमें जो आंसर आया वो क्या था, सीपी इज इक्वल टू 9/2 आर। तो एडियाबैटिक रेशियो इसका क्या होगा, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 9/7। ठीक है, अब हम जाएंगे पॉलीएटॉमिक गैसेस की तरफ। पॉलीएटॉमिक गैसेस विच have molecules containing more than 2 atoms are termed as polyatomic gases. Polyatomic gases मतलब क्या, ऐसे गैसेस जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है उनको पॉलीएटॉमिक गैसेस कहते हैं। जैसे कि अमोनिया गैस where each molecule has 1 N and 3 H atom. Obviously इसमें 1 N और 3 H है, इसका मतलब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो पॉलीएटॉमिक हो गया। Each molecule of polyatomic gas has 3 translational DOF. One linear molecule has 2 DOF for rotation and all other polyatomic molecules can perform rotations about 3 mutually perpendicular axes. Hence, they have 3 degrees of freedom for rotation also. इसका मतलब इसका degrees of freedom जो है वो अलग अलग है। पॉलीएटॉमिक गैस का उसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। फिर ओनली लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशन। बाकी सब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है इनके अंदर जो तीनों एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस उसके अगेंस्ट जो जाएगा, मतलब थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो 3 एक्सिस उस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं उन तीनों एक्सिस के अराउंड इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, एंड हेंस दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन आल्सो। रोटेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन बाकी टाइम पे एक ही था, 2 ही थे, और अभी इधर क्या है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकार के गैसेस है ये अपने तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं उसके अराउंड इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्रेजेंट होता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव more than 1 degree of freedom for different modes of vibration also. तो अगर हमने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F पकड़ लिया फॉर वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मॉलिक्यूल का जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन कैसे होगा। ठीक है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ईच सच अ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स एवरेज इज इक्वल टू 2 into 1/2 kBT। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो होगा वो होगा 2 into 1/2 kBT। 2 into 1/2 kBT फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस में क्या होगा 3/2 Na kBT। ये तीनों के ये दोनों 3/2 क्यों हो गए, क्योंकि ये था ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये था रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये F इंटू 2/2 Na kBT क्या बता रहा है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको जब हम सम टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3+F Na kBT। अभी इसको सम टोटल करने के बाद तो ये अगर इसका एनर्जी इतना है तो इसका मतलब CV क्या हो गया, Na kB की जगह पे हमने R को सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर इसे मेयर्स रिलेशन में डालने के बाद हमें मिलता है इसका CP विच इज इक्वल टू 4+F इंटू R। अभी इसका एडियाबैटिक रेशियो गैमा निकालेंगे, CP अपॉन CV इज इक्वल टू 4+F अपॉन 3+F। ठीक है, दिस थिंग एंड्स के जो तीनों प्रकार के गैसेस थे जो हमारा हेडिंग था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, इसका जो पार्ट है वो खत्म होगा। नाउ वी गो फॉर अब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अभी 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाई की थी कि हीट जो है वो तीनों तरीकों से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अभी कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होती है तो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होती है तो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जब रेडिएशन होता है तो रेडिएशन इज द ओनली फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसके अंदर जो हीट है उसको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जिसका एग्जांपल हम रोज सुबह लेते हैं, जब सन उगता है तो वो सन की जो हीट एनर्जी है वो बिना किसी मीडियम के और तक ट्रांसफर होती है। ठीक है,
In this section, we shall discuss radiation in detail. As the term radiation refers to one mode of transfer of heat, the term radiation also refers to continuous emission of energy from the surface of any body because of its thermal energy. तो क्या बता रहा है ये कि रेडिएशन जो है वो रेफर किस चीज को करता है? वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ये जो है रेडिएशन अगर हीट को ट्रांसफर करता है तो हीट कहां से निकलती है? हीट इमिशन ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी कहीं से तो होती है, और जहां से कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी होती है वहीं से वो हीट ट्रांसफर होके रेडिएशन के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, दिस इमिटेड एनर्जी इज टर्म्ड एज रेडिएंट एनर्जी एंड इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो इमिटेड एनर्जी है, अभी कहीं से तो एनर्जी इमिट होगी, वो एनर्जी इमिट होगी जिसकी वजह से हीट तैयार होगी, वो हीट बिना किसी मीडियम के हम तक पहुंचेगी। तो बिना किसी मीडियम के जब वो हीट हम तक पहुंचती है तो ऐसे टाइम पे हमें जहां से मतलब वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी इमिट आउट हुई है उसे रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। एंड वो जो रेडिएंट एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखो, रेडिएशन जो होता है इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। क्यों? क्योंकि जो रेडिएंट एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से निकलती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से निकलने वाली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होने के लिए हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज देयरफॉर पॉसिबल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू मटेरियल मीडियम ट्रांसपेरेंट टू दिस रेडिएशन। तो सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी पर्टिकुलर मीडियम का कोई ऐसे कंपल्शन नहीं होता है, उसकी वजह से जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडीज दैट आर एक्सचेंजिंग हीट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द रेडिएशन फॉल्स ऑन अ बॉडी दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू इट, एग्जांपल ऑन द फ्लोर और ऑन आवर हैंड्स, इट इज एब्सॉर्ब्ड एंड द बॉडी गेट्स हीटेड अप। तो ये जो रेडिएशन है जहां पर वो एब्सॉर्ब होती है वहां से वो बॉडी को वो हीट अप कर देती है। जैसे कि अगर रेडिएंट एनर्जी है, ये अगर किसी के हाथ के ऊपर गिर जाए या फ्लोर के ऊपर गिर जाए तो क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी है वो रेडिएंट एनर्जी है वो उस बॉडी को हीट कर देगी। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडीज व्हिच आर एट हायर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो किसी बॉडी से निकलते हैं विच आर एट अ हायर टेम्परेचर, सराउंडिंग से ज्यादा के टेम्परेचर पे वो होने चाहिए, तो ऐसे टाइम पे उस टाइप के रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। व्हेनेवर थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अ सरफेस, अभी हम अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर पे जाने वाले हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर अ थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी थर्मल रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, सम पार्ट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। जब भी कोई थर्मल रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो उसके अंदर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। सम पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब एंड सम रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड। अब हम कंसिडर करेंगे कि Q, ये जो Q है दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज ट्रांसफर्ड। अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी किसी सरफेस के ऊपर हमने इंसिडेंट किया है ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर QA, QR और QT, ये QA, QR और QT ये क्या है? This is the amount of heat that is absorbed, this is the amount of heat that is reflected and this is the amount of heat that is transmitted। तो ये जो टोटल एनर्जी है इसके तीन टुकड़े होते हैं। जो थर्मल रेडिएंट एनर्जी होती है इसके तीन टुकड़े होते हैं। एक होता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो जाती है, एक होता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक होता है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट है जो वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसे अगर Q से डिवाइड करेंगे, अगर इस पूरे ये वाला जो इक्वेशन था इसे हमने Q से डिवाइड किया हर किसी को, तो ये दोनों तो कट जाएंगे और दैट विल बी इक्वल टू
1 और ये QA अपॉन Q, तो यहाँ पे जो है QA अपॉन Q, QR अपॉन Q और QT अपॉन Q जो है वो QA अपॉन Q को हम A सब्स्टिट्यूट करेंगे, QR अपॉन Q को हम R सब्स्टिट्यूट करेंगे और QT अपॉन Q को हम T सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसकी वजह से अगर इसको QA अपॉन Q को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, QR अपॉन Q को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और QT अपॉन Q को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम these are the coefficients of absorption। तो ये क्या था, QA अपॉन Q, इसमें A क्या था, coefficient of absorption, QR अपॉन Q क्या था, coefficient of reflection और QT अपॉन Q क्या था, coefficient of transmission। अभी इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे। पहला क्या है, coefficient of reflection और reflectance। ठीक है, coefficient of reflection और reflectance, the ratio of amount of radiant energy, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो रिफ्लेक्टेंस क्या था, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ, ये था हमारा रिफ्लेक्टेड एनर्जी और ये है हमारी टोटल एनर्जी। जब हम इसका रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। अभी हमें कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्टिव पावर और एब्सॉर्प्टिविटी इसको देखना है। तो ये भी क्या है, दिस इज रेशियो ऑफ हीट दैट इज एब्सॉर्ब अपॉन टोटल हीट दैट इज इंसिडेंट। जितना हीट एब्सॉर्ब हुआ उसको टोटल हीट से डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे तो हमें जो मिलता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्टिव पावर या एब्सॉर्प्टिविटी, सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस में क्या आएगा, रेशियो ऑफ अमाउंट। अभी यही है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हुई है उसे जब हम टोटल एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो सिंस ऑल द थ्री क्वांटिटीज A, R and T are the ratios of thermal energies, they are dimensionless। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी से डिवाइड किया है, इसके लिए इन तीनों A, R और T तीनों को कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि सेम क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी टू गेट अ रेशियो। अभी हम देखेंगे कि इफ R इज इक्वल टू 0 एंड A इज इक्वल टू 0 एंड TR इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो all the incident energy that is transmitted to the object, it is perfect transmitter। The object is said to be completely transparent to radiation। कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन कब होता है, जब उसकी R की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0 होती है और TR की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। ऐसे टाइम पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है रेडिएशन के लिए। उसके बाद और एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच हीट रेडिएशन कैन पास इज नोन एज डायथर्मैनस सब्सटेंस। ये जो डायथर्मैनस सब्सटेंस है इसको अब हम देखने वाले हैं। तो एक सब्सटेंस जिसके अंदर से हीट रेडिएशन पास हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायथर्मैनस सब्सटेंस कहते हैं। फॉर अ डायथर्मैनस सब्सटेंस TR is not equal to 0 and a diathermalous body is neither a good absorber nor a good reflector। तो ये जो डायथर्मैनस सब्सटेंस है या जो डायथर्मैनस बॉडी है जिसकी TR की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो एक अच्छी रिफ्लेक्टर भी नहीं होती है और एक अच्छी एब्सॉर्बर भी नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ डायथर्मैनस सब्सटेंस में क्या आएगा, ग्लास, क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ड्राई एयर एक्सेट्रा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ TR इज इक्वल टू 0, अगर TR इज इक्वल टू 0 है और A प्लस R इज इक्वल टू 1 है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करता, क्योंकि इसका ट्रांसमिटेंस का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट इज सेड टू बी ओपेक टू रेडिएशन। ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज opaque to radiation। Substances which are largely opaque to thermal radiation that do not transmit heat radiation incident on them are known as। अभी हम अथर्मैनस सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो लार्जली ओपेक होते हैं टू थर्मल रेडिएशन, दैट इज वो अपने ऊपर गिरी हुई किसी भी थर्मल एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करते, एब्सॉर्ब कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, तो इंसिडेंट ऑन देम, दीज आर नोन एज अथर्मैनस सब्सटेंसेस में
क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती है, अब्सॉर्ब होती है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है। Then examples of earth substances are water, wood, iron, copper, moist air, benzene, etc. अभी if Tr is equal to 0 and A is equal to 0 and R is equal to 1, अभी हमने एक और कंडीशन ली जहां पे Tr 0 है, A 0 है और R is equal to 1 है. All the incident energy is reflected by the object. जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी उस एनर्जी को वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा. दैट इज इट इज अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर. अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्सॉर्बर एंड अ पुअर ट्रांसमीटर. ठीक है, सिंस उसकी ए की वैल्यू भी 0 है और टीआर की वैल्यू भी 0 है तो वो एक पुअर एब्सॉर्बर भी है और एक पुअर ट्रांसमीटर भी है. उसके पास केवल रिफ्लेक्शन करने की पावर है. इफ आर इज इक्वल टू 0 है, टी आर इज इक्वल टू 0 है और ए इज इक्वल टू 1 है, ऑल द इंसिडेंट ऑब्जेक्ट, अभी ए 1 है और बाकी दोनों 0 है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एनर्जी गिरेगी वो सारी की सारी एनर्जी वो ऑब्जेक्ट जो है वो अब्सॉर्ब करने वाला है. ठीक है, सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. नाउ वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल्स. अभी वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या था, जो उसके ऊपर गिरे हुए हर चीज को अब्सॉर्ब कर जाता है और उसे ना तो वो ट्रांसमिट करता है और ना ही वो रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, वैल्यूज ऑफ ए आर एंड टी ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका जो भी वेवलेंथ है इसके ऊपर भी ए आर और टी की जो वैल्यूज है वो डिपेंड करती है. इन एडिशन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट on which it is incident, hence it is possible that an object may be athermanous or dithermanous for certain wavelengths but good absorber for certain other. तो ये डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ की एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट है. तो कुछ चीजों के लिए तो वो अच्छा इंसिडेंट होता है और कुछ चीजों के लिए तो वो खराब तरीके का काम करता है. तो कुछ वेवलेंथ्स को वो अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा, कुछ वेवलेंथ्स को वो बुरी तरीके से अब्सॉर्ब करेगा. तो ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव वैल्यूज है कि ये डिपेंड करती है कि जो सब्सटेंस है उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसके जो बाकी कंडीशंस है वो है, तो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायथर्मैनस है, अथर्मैनस है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन है या ओपेक टू रेडिएशन है. ठीक है, अब हम देखेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी. अ बॉडी विच अब्सॉर्ब्स एंटायर रेडिएंट एनर्जी ऑन इट इज कॉल्ड एज अ आइडियल और अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. दस फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. Now, thus for any surface that absorbs all the energy incident on it and does not reflect any energy, therefore appears black unless its temperature is very high to be self-luminous. Lamp black or platinum black that absorbs nearly 97% of incident radiant heat resemble a perfect black body. तो perfect black body को lamp black मतलब वो typical उसी की तरह है. Why it is black? क्योंकि वो सारी रेडिएशन को absorb कर लेती है और कुछ भी वापस देती नहीं है. जो उसके पास गया वो उसी के पास चला जाता है. Consider two objects which are opaque to thermal radiation having the same temperature and same surface area. The surface of one object is well polished and the surface of the other object is black painted. तो द वेल पॉलिश ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर गिरेगी उससे वो रिफ्लेक्ट करेगा और थोड़ा बहुत वो अब्सॉर्ब कर लेगा. ऑन द अदर हैंड जो ब्लैक पेंटेड ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा रेडिएशन, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को अपने आप ऊपर जो गिर रहा है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा एंड रिफ्लेक्ट लिटिल, बट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन for both the object. So rate of emission of thermal radiation should be equal to rate of absorption for both the objects. Therefore a good absorbers are always good emitters and poor absorbers are poor emitters. तो ये जो रेट है उसको कांस्टेंट रखने की वजह से क्या होता है, गुड एब्सॉर्बर गुड इमिटर होता है और पुअर एब्सॉर्बर पुअर इमिटर होता है. ठीक है, black painted object absorbs more, hence it must radiate more to maintain the temperature. Abhi since each object must either absorb or reflect the radiation incident on it, a poor absorber should be a good reflector and vice versa. So each object must be either absorb or reflect the radiation incident on it. एक poor absorber should be a good reflector. अगर वो poor absorber है तो वो अच्छा reflector है, तभी उसका temperature maintain रहेगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो पुअर रिफ्लेक्टर है तो वो गुड अब्सॉर्बर होना चाहिए. हेंस अ गुड रिफ्लेक्टर इज आल्सो अ पुअर इमिटर. दिस इज द रीजन फॉर सिल्वरिंग द वॉल्स ऑफ वैक्यूम बॉटल्स और थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क को सिल्वर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर इमिटर
और जब वो पुअरली इमिट करता है तब वो एनर्जी को बाहर नहीं छोड़ जाने देता और फिर अंदर की चीज को गर्म रखता है, इसलिए थर्मोप्लास्ट जो होता है उसको सिल्वर पेंटेड किया जाता है। फॉर द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ सिंपल अरेंजमेंट इलस्ट्रेटेड। अभी आगे के टॉपिक्स क्या है, अभी आगे के टॉपिक्स जो है वो है फेरिस ब्लैक बॉडी एंड इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो अब तक हमने जो भी सीखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, और ये जो है एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन को देखा, ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन देखा, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन और मैटर को देखा, सारे तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन देख लिए, अथर्मैनस बॉडी और डायथर्मैनस बॉडी को देख लिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को देख लिया। तो अभी हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फेरिस ब्लैक बॉडी एंड इमिशन ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ठीक है, थैंक यू।